नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से सावधान चल रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह की चिंता थी, जिस तरह की आशंका थी, और अब वो आशंका कहीं ना कहीं खरी उतरती नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन हर रोज कोरोना के जो नए मरीज हैं, नए संक्रमित हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और इसके साथ ही चिंता की बात यह भी है कि लोगों ने उतनी सावधानी अब नहीं बरती है जितनी उन्हें बरतनी थी। लगातार इसकी हिदायत दी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने मास्क को भी किनारे कर दिया और सोशल डिस्टेंस की भी पालना नहीं की जा रही है। शादियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और इसके साथ साथ जो नया वेरिएंट आया है उसे लेकर भी चिंता बढ़ रही है। चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि नया वेरिएंट आया है, थर्ड वेव की बात कही जा रही थी और लगातार कहीं ना कहीं हमें वो सब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हर रोज मरीजों की संख्या न सिर्फ राजस्थान में, जयपुर में बढ़ती जा रही है। तो क्या है ये चेतावनी, किस तरह से इसका मुकाबला करना है, पूरी देश और दुनिया में क्या हालात हैं, प्रदेश में क्या हालात हैं, राजधानी जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्या हालात हैं, इस पूरे विषय पर समग्र चर्चा करेंगे। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ भी जुड़े हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के उतार के समय कई विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के प्रति चेताया था। उन्होंने कहा था कि यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो साल के आखिर तक तीसरी लहर आ सकती है। इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे। दुर्भाग्य से उनकी आशंका सच होती नजर आ रही है। आखिर क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावक कहते हैं और क्या कोरोना की स्थिति है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के समय कई विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के प्रति चेताया था। उन्होंने कहा था कि यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो साल के आखिर तक तीसरी लहर आ सकती है। इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे। दुर्भाग्य से उनकी आशंका सच होती नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में पिछले एक सप्ताह से जो हालात बन रहे हैं वे इस आशंका को बल दे रहे हैं। हम अब भी नहीं संभले तो हालात नियंत्रण से बाहर होते देर नहीं लगेगी। जयपुर के एक ही स्कूल जयश्री पेडीवाल में अब तक 1 दर्जन से अधिक बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं। इसके अलावा SMS स्कूल और निर्जा मोदी स्कूल में भी मामले मिले हैं। अभिभावकों का मानना है कि आधिकारिक रूप से आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। संक्रमण कहीं ज्यादा बच्चों में फैल चुका है। राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रदेश भर में कराए गए एक सर्वे में 67% अभिभावकों ने माना है कि बच्चे स्कूलों में कोविड गाइडलाइन की पालना कर सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी सरकार, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की बन जाती है। सरकार की कार्यप्रणाली देखी ही जा चुकी है। केवल बयानों में कोविड से लड़ा जा रहा है। विवाह समारोह, राजनीतिक कार्यक्रम, क्रिकेट मैच, सब जगह भीड़भाड़ इकट्ठा होने की खुलकर छूट दी जा चुकी है। प्रतिदिन क्षमता की तुलना में जांचों की संख्या काफी कम है। मास्क पहनो या ना पहनो, कोई पूछने वाला नहीं। स्कूल प्रबंधकों का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी देखा जा चुका है। बच्चों की सुरक्षा अभिभावकों के जिम्मे छोड़कर वे अधिक से अधिक फीस वसूली के टारगेट पूरा करने में मशगूल हैं। ऐसे में अभिभावकों को ही आगे आना होगा। उन्हें कम से कम ये तो करना चाहिए कि स्कूल जा रहे अपने बच्चों का कोरोना टेस्ट तुरंत करवा लेना चाहिए। इससे न केवल वे अपने बच्चों के प्रति सावधान हो जाएंगे, बल्कि कोरोना संक्रमण स्कूलों के अन्य बच्चों में तथा परिवार के अन्य सदस्यों में फैलने से रोकने में भी बड़ी भूमिका अदा कर सकेंगे। जयपुर जिले में दीपावली से पहले 25 अक्टूबर को कोरोना के मात्र 10 एक्टिव केस शेष रह गए थे। ये संख्या बढ़कर 87 हो चुकी है। प्रदेश में यह आंकड़ा 17 से बढ़कर 141 हो चुका है। अकेले जयपुर जिले में इस माह 20 वर्ष से कम आयु के 25 संक्रमित मिल चुके हैं। ये आंकड़े चेतावनी देने वाले हैं। कम से कम अभिभावकों को तुरंत सचेत होकर बच्चों का कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। इतना भी हम करा पाए तो तीसरी लहर में अपने आंखों के तारों को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा पाएंगे। तो आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी कि क्या स्थिति है
और किस तरह की चेतावनी हर रोज जारी की जा रही है, किस तरह के हालात बन रहे हैं और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि स्थिति फिर से दूसरी लहर जैसी नहीं बने। इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूके से डॉक्टर नेहा शर्मा जुड़ी हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं, 15 साल का आपको तजुर्बा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH USA, नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS UK, यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थानों से आप जुड़ी रही हैं। ग्लोबल मेंटल हेल्थ कैंपेन से भी आप जुड़ी हैं और साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में इसके लिए काम कर रही हैं। सरकार की कई एजेंसीज और चैरिटीज के साथ वो काम कर रही हैं और बड़ा काम रिसर्च का। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है इस शो में। और डॉक्टर दिनेश बरोड़िया हमारे साथ जुड़े हैं। आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर दिनेश, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर नेहा के पास और देश दुनिया की ताजा स्थिति उनसे जानते हैं। डॉक्टर नेहा, क्या हालात हैं थर्ड वेव को लेकर पूरे दुनिया में? हम थर्ड वेव में ऑलरेडी हैं और हम चौथे के इंतजार में हैं। यूरोप में ऑलरेडी चौथी आ गई है और ये एक वो ही ट्रेंड है जो हमने पिछली वेव्स में देखा। अफ्रीका में फोर्थ वेव थी, यूरोप में आई, फिर इंग्लैंड में आई और इंडिया इसे फॉलो करता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सिमिलर पैटर्न्स बिकॉज वी आर सीइंग द सिमिलर ट्रेंड्स। सो जो भी अर्ली स्टडीज दिखाई दे रही हैं, तो जो वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनका स्प्रेड होना भी उसी पैटर्न में नजर आ रहा है। तो अभी हम तीसरी वेव में थे, पर वी आर एक्सपेक्टिंग एज द यूरोप हैज गॉन इनटू लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, वैक्सीनेशन मैंडेटरी हो गए हैं, अब चॉइसेस नहीं रह गई यूरोप में। लेकिन यूके में अभी भी कुछ चॉइसेस हैं। वी आर स्टिल हैविंग चॉइसेस वेदर वी वांट टू वैक्सीनेट और नॉट। पर मास्किंग ये सभी कुछ पर्सनल चॉइस पे छोड़ दिया गया है यूके में। बच्चों को अभी 12 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, लेकिन स्कूल मैंडेटरी है। तो ऐसे में कई सारे रिस्क फैक्टर हैं। पर लुकिंग एट द डेटा, हमारे यहाँ सभी जगह डेटा को देखते हुए सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से यूके अभी सेफ नजर आ रहा है। लेकिन जो अभी अफ्रीका में नजर आया न्यू वेरिएंट, उसके बाद जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं, तो यूके ने भी अपने बॉर्डर्स बंद कर देना कंफर्म कर दिया है अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स के लिए। सो वी आर सेफ गार्डिंग, वी आर प्रोटेक्टिंग, बट द कंसर्निंग पार्ट कि हम सबकी पर्सनल चॉइसेस पर है अब ये इसे प्रोटेक्शन करना। गवर्नमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किए जा रहे इतने। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें डॉक्टर नेहा, तो क्या लगता है आपको किस तरह की सावधानी की यहाँ पर अभी और जरूरत है? और यहाँ की सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं? क्या गुंजाइश आपको नजर आती है? क्या सुधार आपको नजर आते हैं? सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? इंडिया गवर्नमेंट ने शुरू से ही बहुत अर्ली स्टेजेस से ही बहुत अच्छे मेजर्स लिए थे कोविड-19 में। अगर मैं कंपैरेटिवली कहूँ तो इंडिया हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है। इंडिया जैसी पॉपुलेशन में और मेजर्स के साथ में अगर देखें, लिटरेसी रेट तो लेकर प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर्स तक, तो इंडिया गवर्नमेंट के मेजर्स हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो आज भी जो उन्होंने प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। और अब जरूरत है कि गवर्नमेंट्स के अलावा इंडिया में भी लोग अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। जैसे कि अब इंग्लैंड में गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर रही, लेकिन हम देख रहे हैं ट्रेंड बढ़ रहा है। तो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हम खुद बाहर जाते हैं तो मास्क अपनी चॉइस से पहनते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया में अब वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि हमने सेकेंड वेव देखी इंडिया की। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ रिपीट हो और हम सभी चाहेंगे कि हम खुद ही से बचाएं। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग बेस्ट दे कैन। नाउ इट्स टाइम फॉर कम्युनिटीज। डॉक्टर नेहा कह रही हैं कि सरकार ने अपने हिसाब से उचित कदम उठाए हैं, लेकिन जरूरत है कि सरकार की सख्ती का इंतजार मत कीजिए। आपके लिए मास्क, आपके लिए सोशल डिस्टेंस की जो नियम कायदे बनाए गए हैं और भी जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसकी अक्षरश पालना कीजिए, जिससे दूसरी वेव की तरह तीसरी वेव नुकसानदायक ना हो। डॉक्टर नेहा, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर दिनेश के पास चलते हैं। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि बच्चों से जुड़े हुए हैं और बच्चे जो हैं वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं, ज्यादातर आशंका बच्चों को लेकर है। शुरू से थर्ड वेव को लेकर कहा जा रहा था कि बच्चों में नुकसान ज्यादा होगा,
चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हों, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों। अब स्कूल भी खोल दिए गए, पूरी प्रेजेंस के साथ 100% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोल दिए गए। लेकिन जैसा राजधानी में ही देख लीजिए, राजधानी में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों में सबसे ज्यादा इस तरह का संक्रमण सामने आया है और उसके बाद उन स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद किया गया है। आज एक नई गाइडलाइन, शुक्रवार को एक नई गाइडलाइन जारी की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और उसमें कहा है कि ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो भी जारी रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले जब देखा था तो ऑफलाइन मोड पर आ गई थी पूरी तरह से क्लासेज, और अब ऑनलाइन का भी एक ऑप्शन जारी किया गया। डॉक्टर दिनेश, कैसे देखते हैं और बच्चों में संक्रमण का खतरा कितना? जी अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है वो एकदम सही किया है, और ये जरूरी भी है। जिस सिनेरियो में अभी जो चल रहा है, अपने जो अभी जो पेशेंट जो मिले हैं अपन को, कोविड के जो बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि अपन को गवर्नमेंट की नई जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना चाहिए और ऑनलाइन क्लास को वापस सिनेरियो में वापस लाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर अपन वापस नहीं लाएंगे तो अपन बहुत पीछे चले जाएंगे, और वापस से वो जो सेकेंड वेव की जो अपन ने ड्रास्टिक चेंज जो फेस किए थे, जो प्रॉब्लम, वो वापस अपन को फेस करना पड़ेगा। अपनी गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए ये प्रोटोकॉल हैं वो अपन पूरी तरह से फॉलो करें। मैं अभी ये देख रहा हूं कि जो अपनी आम जनता है वो धीरे धीरे मास्क से दूरी बनाती जा रही है, जिसको देखते हुए बच्चे भी केयरलेस होते जा रहे हैं और पेरेंट्स भी केयरलेस होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो मास्क से दूरी है वो कम की जाए और फिजिकल डिस्टेंस जो है उसको वापस से बनाया जाए। डॉक्टर सरकार की गाइडलाइन जो है उसको और सैनिटाइजेशन है, इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है जो पेरेंट्स के लिए ध्यान रखना, बच्चों के लिए ध्यान रखना है? सर, पेरेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे व्हीकल्स व ट्रैफिक जिससे भी आप भिजवाते हैं, बच्चों को स्कूल सेंड करते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, उसका सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों को जिस स्कूल में अपन भेज रहे हैं, जहाँ पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वहां पे उनका प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, वहां का सैनिटाइजेशन कैसा है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अपन ड्राइवर जिस कैब में या कहीं जिसमें जा रहे हैं बच्चे, वहां का जो ड्राइवर है अगर वो बीमार है तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों को उस बीमारी से बचा सकें। साथ में ये भी जरूरी है कि बच्चे जब आ रहे हैं तो उनको बच्चों को नहलाएं, क्लीन करें, उसका सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो अपन को पूरी तरह से बता भी नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या यही है बच्चों में यही है कि हम बच्चे अपन को सही से बता भी नहीं पाते और अपन बीमारी तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाते। रुक करते हैं डॉक्टर नेहा का और उनसे जानते हैं उनकी रिसर्च क्या कहती है, नए वेरिएंट को लेकर आपकी रिसर्च क्या कहती है। सुनने में आया है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि करीब 30 बार ये वेरिएंट जो है वो अपना रूप बदल चुका है और साइंटिस्ट, डॉक्टर सभी इसे लेकर चिंतित हैं। तो इसके इलाज को लेकर, इसके रूपों को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर आपकी रिसर्च कहां तक पहुंची डॉक्टर नेहा? होंगे कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है और मेरे ख्याल से हम 2 साल से जो देख रहे हैं ये भी अर्ली स्टेजेस ही हैं कि हम कंफर्म नहीं कुछ भी कह सकते। और ये जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये इम्यूनिटी को इन्वेड कर सकता है, इस पे वैक्सीनेशंस का असर नहीं हो पाएगा, ऐसा हमें हमेशा से डर था कि एक वेरिएंट ऐसा डेवलप हो सकता है जो हो गया है। तो अब हमारी सारी एक्सरसाइज बैक टू स्क्वायर वन हो सकती है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन भी काम नहीं आएगा तो हम उसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। गवर्नमेंट्स अपनी पॉसिबिलिटीज में सिर्फ इसे अफ्रीका में कंटेन करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी किसी देश में आ गया हो तभी पता चलेगा, क्योंकि हमने पिछले वेरिएंट्स में देखा कि वो डेवलप हुआ, एक वेरिएंट बना, पर जब वो दूसरे क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर में आया तो उसके वेरिएशन फिर से बदल गए। तो ये बहुत अर्ली स्टेज है इस वेरिएंट के बारे में भी कहना, लेकिन इतना जरूर कंफर्म किया गया है कि ये इम्यूनिटी को इन्वेड कर सकता है और वैक्सीनेशन की एफिकेसी इस वेरिएंट पे शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो जितने पिछले पे देखी गई थी। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए और क्या क्या किए जाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन
उतनी कारगर शायद नहीं होगी, तो उससे बचने के और क्या क्या तौर तरीके हो सकते हैं? पूरी तरह से वैक्सीन के भरोसे रहा भी नहीं जा सकता और इतनी जल्दी वैक्सीन यहां पर लगने वाली भी नहीं है, तो क्या कारगर उपाय हों कि बच्चों को महफूज रखा जा सके, बच्चे बिल्कुल सेफ रहें उनकी जिंदगी? जी, शायद इसका इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता हम सबके पास तो हम जरूर देते, लेकिन इतना सिंपल नहीं है जो हमें अभी तक कंफर्म मिला है। हम पहले ऐसा सोचते थे कि नेचुरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज जो बनती हैं वैक्सीनेशन से या जो नेचुरली इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती हैं वो ही काफी होंगी। इसलिए हमने कई एक्सपेरिमेंट्स प्लाज्मा थेरेपी से लेकर सभी इंटरवेंशंस पे किए, लेकिन एंटीबॉडीज वेन हो रही है, इम्यूनिटी वेन हो रही है। वैक्सीनेशन के बाद भी 5 महीने बाद बॉडी फिर से इन्फेक्ट हो सकती है, रिस्क बना रह रहा है। तो वैक्सीनेशन पहले भी जवाब नहीं था और अब भी पूरा जवाब नहीं होगा। वैक्सीनेशन सिवियरिटी को कम कर रहा था, लेकिन फिर भी हमें बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ रही थी। हमें सेकेंड डोज से लेकर बूस्टर डोज तक इंग्लैंड में लगने शुरू हो गए। जैसा कि WHO ने कुछ दिन पहले ही सीरियस गाइडलाइंस में कहा था कि ये स्कैंडल अब बंद होना चाहिए। वो बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज था WHO का कि कुछ देश जहां बूस्टर के पीछे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, वहां कुछ ऐसे देश हैं जहां पहली डोज भी पूरी नहीं लगी है। तो हमें इस बैलेंस को बनाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं एक बना है वो बाकी जगह नहीं पहुंचेगा। इस वेरिएंट के बारे में ये सबसे बड़ी कंसर्न है कि इम्यूनिटी को इन्वेट करेगा, तो जो ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से मिली थी वो प्रिपेयर नहीं होगी और बॉडी को अपनी इम्यूनिटी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर इसकी सिवियरिटी ज्यादा है, तो पहले हमने डेल्टा वेरिएंट में भी देखा कि 8 दिन के अंदर अंदर सिवियर सिम्टम्स इतने हो जाते थे कि उसे ऑक्सीजन तक की सपोर्ट जरूरत पड़ती थी। तो अगर ये वेरिएंट उससे ज्यादा इन्फेक्शियस और उससे ज्यादा फास्ट होगा, तो 3 से 4 दिन में अगर हम सिवियरिटी एक्सेलरेट कर जाएगी तो बॉडी इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं होगी। तो 12 से 14 दिन में वो सिम्टम्स वेन करेंगे, तब तक कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के रिस्क बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये ज्यादा कंसर्निंग है। नेचुरली इम्यूनिटी को डेवलप करना फिर भी वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हमने पिछली वेव्स में बहुत सारे इंटरवेंशंस ऐसे देखे जो नेचुरल इम्यूनिटी को क्लेम करते आए हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस उन्हें पूरी तरह बैकअप नहीं कर पाया। वो क्लिनिकल ट्रायल्स में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आयुर्वेद से लेके सिद्धा मेडिसिन, नेचुरल थेरेपीज, इवन हर्बल, वेस्टर्न कंट्रीज में जो डाइट से लेके हर्बल तक जो एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए, हमने भी किए, उसमें बहुत कुछ बहुत इफेक्टिवली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो आपको बचा लेगा या प्रिवेंट कर सकेगा। तो मेरे अभी तक जो हमें कंफर्म हम कह सकते हैं, सैनिटाइजेशन, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट योर वल्नरेबल, वही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी प्रूफ हुई। डॉक्टर नेहा, आपने हर्बल की यहाँ पर बात की। भारत में भी इस तरह के प्रयास हुए हैं, खासतौर से राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक किट बांटी और उस किट में कुछ प्लांट्स हैं जिसमें तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा भी है और इस तरह से कुछ 5 या 8 पौधे हैं जिनको बांटा गया है। तो क्या इस तरह के प्रयास राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर कारगर हो सकते हैं? जी, आपने सही कहा। वन विभाग से पहले आयुष मंत्रालय ने पहली वेव के दौरान कोविड की शुरुआत में ही आयुष मंत्रालय ने भी ये सारे प्रयास किए थे और हम उस अर्ली स्टेज की रिसर्च का हिस्सा रहे। राजस्थान से ही पहला आयुर्वेद का पेपर आया था कोविड-19 पे, जिसमें असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को गिलोय घनवटी से ट्रीट किया और I was fortunate to be part of this। हमने वो सभी ट्रेन देखे, उसे यूके में भी रेप्लिकेट किया गया। राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी को ही हमने इनवाइट किया यूके में इस ट्रायल को हमें सपोर्ट करने के लिए। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स कुछ इंडिकेशन देते हैं कि ये भी सिवियरिटी को कम करता है इन्फेक्शन के बाद, इवन तो कुछ हद तक प्रिवेंशन भी करता है, लेकिन हम श्योरिटी से फिर भी वो स्टैटिस्टिक्स उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचते कि हम कह सके अगर ये खाया तो आप बच जाएंगे। कोरोना किसी को भी हो सकता है। जी जी, चलिए डॉक्टर दिनेश बारोलिया जी से भी एक सवाल लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरह से डॉक्टर नेहा कह रही हैं कि
बहुत सारे समग्र रूप से एक केंद्र अपने प्रयास करे और एजेंसी जिस तरह से डॉक्टर नेहा WHO और ऐसी कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले 15 सालों से रिसर्च जैसे काम कर रही हैं, उनको भी एक लंबा तजुर्बा है। तो ऐसी अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर अगर काम किया जाए, राजस्थान में जो काम हुआ है उनको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, खासतौर से बच्चों के संदर्भ में? डॉक्टर दिनेश। अभिषेक जी, जैसा कि नेहा जी ने कहा है कि बहुत सारी एजेंसियां जैसे कि आयुष है और भी जो जुड़ करके अपने कोविड से लड़ने के लिए जो कर रही हैं, वो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन अभी तक जो नेहा जी ने कहा कि इसके बारे में अभी कुछ भी हम क्लियर कह नहीं सकते कि कुछ भी लो, कोई भी दवा लो, उसके बाद में भी इवन आफ्टर बहुत वैक्सीनेशन कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। तो कोरोना से कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए ये कह नहीं सकते कि हम कौन सी दवाई लें, कौन सा ऐसा चीज है जो अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन। सबसे बड़ी दवा यही है, इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दवा नहीं है, दवा ये मतलब बचाने के लिए 100% श्योर कोई दवा नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि अपन कैसे बचें। जो अपन जैसे कि कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है, तो कोरोना में भी सावधानी ही बचाव है। और बच्चों में तो सबसे बड़ा ये है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इम्यून सिस्टम उनका, जैसे कि वो बहुत छोटे बच्चों की तरफ जाए, ये तो उनका इम्यून सिस्टम जो नया वेरिएंट है, नया जो वेरिएंट है वो सिम्टोमेटिक है। किस तरह के उसके सिम्टम्स होंगे, कैसे उसे पहचाना जाएगा? ये तो जो है RT-PCR वगैरह जो टेक्नोलॉजी है, उसी से अपन उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद में जो अपनी जो गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसको डायग्नोज कर पाएंगे। बाकी तो सिम्टम्स जो है उसके क्या है, किस तरह से वेरिएंट करते हैं, वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। किसी बच्चे में बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, किसी बच्चे के अंदर फीवर नहीं आ रहा है लेकिन कॉफ ज्यादा है। तो ऐसे अलग अलग बच्चों में सिम्टम्स अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहेंगे। और पिछली बार आपने देखा कि कईयों में तो फीवर इतना ज्यादा आ रहा है कि बहुत ज्यादा कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। हायर डोज जो पैरासिटामोल देने के बाद में भी अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और कुछ पॉजिटिव थे जिनके अंदर फीवर नहीं है लेकिन फिर भी वो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, या फिर ये कहें कि वो पॉजिटिव रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि अपन कैसे डायग्नोज करेंगे। ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं उन्हीं के आधार पे अपन उनको डायग्नोज कर पाएंगे इन बच्चों को, और उसी के अकॉर्डिंग अपन ट्रीट कर पाएंगे। कि हालात सरकार पर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, चाहे भारत की हो, चाहे दूसरे देश की हो, चाहे राजस्थान की हो, लेकिन हमें अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। खतरा पूरी तरह से बना हुआ है और इससे सभी को मिलकर लड़ना होगा, तभी ये जंग जीती जा सकती है। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर नेहा का, उनके पास चलते हैं। जैसा उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कारगर तरीके बताए, उन्होंने कहा कि कोई वैक्सीन ही इसका पूरी तरह से एक रामबाण उपाय नहीं है। वैक्सीनेट अभी बच्चे हो भी नहीं पाए हैं। और क्या क्या छोटे बड़े क्या उपाय हो सकते हैं डॉक्टर नेहा, क्योंकि भारत की स्थिति से भी आप वाकिफ हैं। यहाँ पर कुपोषण की भी समस्या है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से जो ये आमतौर पर यहाँ पर समस्या है पेरेंट्स की कि बच्चे खाते पीते नहीं हैं, कमजोर हैं। तो ऐसी स्थिति में कमजोर बच्चों पर ये इस तरह के जो बीमारियां हैं वो और हावी होती हैं। तो इन पेरेंट्स की इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या आपकी जो रिसर्च है वो कहती है? जी, अभी तक की रिसर्च में जो हमने पहले से अब तक देखा है, थोड़ा डिफरेंट साउंड कर सकता है, मेरी बात थोड़ी अलग सुनाई दे सकती है, लेकिन बच्चों में किसी भी स्टेज में हमने बहुत सिवियर सिम्टम्स नहीं देखे थे। इसीलिए कभी भी बच्चों को बहुत कंसर्निंग नहीं कहा गया वेस्टर्न कंट्रीज में, तो क्योंकि वो असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम से ही निकल गए। हालांकि कुछ रेयर डिजीजेस बच्चों में डेवलप हुई ड्यूरिंग कोरोना वायरस, तो इन्फेक्शन के बाद कुछ रेयर कंडीशंस की वजह से उनकी सिवियरिटी बढ़ गई। पोस्ट कोविड उनके लिए बहुत मुश्किल रहा, पर बावजूद इसके बहुत सारी कंसर्न्स बच्चों के लिए नहीं रही हैं स्टैटिस्टिक्स और एविडेंस को देखते हुए। पर इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि बच्चे वल्नरेबल हैं और वो यंग हैं, तो ऑब्वियसली उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म लास्टिंग इफेक्ट दे सकता है, जो हमने पोस्ट कोविड में बहुत सीरियस देखा बच्चों में।
कुपोषण से लेकर जो आप कंसर्न्स बता रहे हैं पेरेंट्स की, हाँ वो एक कंसर्न है जो हम सब काम कर सकते हैं। सबसे जरूरी वही रहेगा फिर भी मास्किंग, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, पर इसके अलावा एक वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है। वैसे तो इंडिया में बहुत कंसर्निंग इश्यू नहीं है क्योंकि सब कुछ क्लोज्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके जरूरी है कि घरों के अंदर भी क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे ताकि जो ट्रांसमिटेबिलिटी है, जो इन्फेक्शन की रेट है वो कंसर्निंग नहीं रहे घरों के अंदर। बड़ों को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले बच्चों से आइसोलेट हो जाएं, आप अपना मास्क बराबर पहने रखें। तो ये एक कुछ बहुत कॉमन तरीके हैं जिससे हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सामान्य सी चीज डॉक्टर नेहा ने कही है कि वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जिस कमरे में खासतौर से बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वहां पर वेंटिलेशन जरूरी है और बहुत सामान्य चीज है। इसके लिए आपको बाहर से कुछ खरीद कर नहीं लाना, व्यवस्थाओं को थोड़ा सा तब्दील करना है जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। एक बार फिर से रुक करेंगे डॉक्टर दिनेश का आखिरी सवाल उनसे लेंगे, इसके बाद अपने मेहमानों से विदा लेंगे। बहुत समय उनका लिया है लेकिन बहुत जरूरी बातें उन्होंने यहां पर पत्रिका टीवी के प्लेटफॉर्म पर अपने दर्शकों को बताई हैं। डॉक्टर दिनेश, इसी तरह की कुछ और सावधानी आपसे भी जानना चाहेंगे जो छोटी छोटी हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है उन चीजों को लेकर, और अगर जागरूकता आती है तो कहीं ना कहीं इस जंग से काफी हद तक जीता जा सकता है। क्या हो सकते हैं इस तरह के उपाय? जी अभिषेक जी, मैं नेहा जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जो अपन रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, पेशेंट रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, अगर पेशेंट है तो फुल्ली वेंटिलेटेड एरिया में रहें ताकि उनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। मैं चाहूंगा कि बच्चे जो हैं उनको अपनी तरफ से कोई सिम्टम्स बता नहीं पाते, तो जैसे ही अपन को लगे, पेरेंट्स को लगे कि बच्चा थोड़ा बीमार हो रहा है, उसको हल्की बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तो उसको हल्के में ना लें। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा, इस शो में जुड़ने के लिए आपने काफी समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने कई बहुत सटीक जानकारी जो है वो हमारे पत्रिका टीवी के मंच के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई। निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए ये काम की जानकारी साबित होगी क्योंकि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और जिस तरह से वैक्सीनेशन है उस तरफ सरकारें भी हर दिशा में प्रयास कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास जो है वो आम आदमी के हाथ में है। सोशल डिस्टेंस बनाकर रहे और पूरी तरह से साफ सफाई पर ध्यान दे, कम से कम घर से निकले, बगैर काम बिल्कुल घर से नहीं निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर 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 करें। और अगर ये छोटे छोटे प्रयोग आपने कर लिए तो आप सभी की जिंदगी बचा पाएंगे, और अगर आपने लापरवाही बरती तो पिछली लहर की स्थितियां आपके सामने हैं। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।